एक इंटरेस्टिंग चीज जो कि बड़ी आपको सीखनी चाहिए, मैं बता देता हूं, मैं अर्ज कर देता हूं कि जब आप ट्रीटमेंट को नाकाम बनाते हैं ना, तो आप ट्रीटमेंट को नाकाम नहीं बनाते, आप अपने आप को नाकाम बनाते हैं। ये इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग और पेनफुल कैच है। इस चीज को समझने से आपको बहुत फायदा होगा, आपकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें रिकवरिंग पेशेंट ट्रीटमेंट के अगेंस्ट चल रहा है, और ट्रीटमेंट के अगेंस्ट चलने के बड़े तरीके हैं। एक तरीका है सिगरेट पीना या सिगरेट के बारे में सोचना, या सिगरेट के बारे में कोई फैसला ना करना और इस बात को या इस फैसले को लटकाए रखना। कैसे कामयाबी से आगे बढ़ते हुए पेशेंट नाकामी का शिकार होते हैं, क्योंकि अगर हम इसको डीकोड कर लें और आपसे भी हमारी बात इस बारे में हो, तो फिर आप भी तो कामयाब होना ही चाहते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि आप नाकाम होना चाहते। कभी पूछे ना अपने आप से कि एक काम जो मेरा है उसे मैं थोड़ा सा करता हूं, उसमें दूसरे इतने लोगों को मेरे साथ मेरी मर्जी के बगैर भी चलना पड़ता है, फिर भी मैं थोड़ा सा करता हूं। तो क्या ऐसा मसला है कि मेरी थोड़ा सा करने पर ही बस हो जाती है? अगर आप अपने आप से पूछेंगे तो आपको अपने अंदर से जवाब मिल जाएगा। रिकवरिंग पेशेंट्स इलाज के शुरू में आने के बाद उस फेज को बहुत डिसलाइक करते हैं। वैसे वो उसकी वजह सिर्फ दवाई नहीं होती, उसकी वजह नशा छोड़ना भी तो होता है, क्योंकि नशा छोड़ने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता, उसे कुछ मुश्किलात पेश आती हैं। ठीक है, फिर वो अपनी हिम्मत से फेस भी करता है, हौसला भी करता है, अपने दिल को मनाता भी है, पर मुश्किलात तो होती हैं, इसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता। और चूंकि आज कल मैं कुछ अरसे से बहुत रुझान देख रहा हूं स्टिमुलेंट्स का, और कुछ ऐसे स्टिमुलेंट्स भी हैं जिन्हें लोग मासूमियत में इस्तेमाल करते हैं, जैसे सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक्स, स्टिंग या रेड बुल या रोर। एक मेडिकल की वजह से, एक मूड डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से आपको नशा किसी सूरत भी आपको रास नहीं है, आपके लिए फायदेमंद भी नहीं है। माइंडसेट ये है कि अहम चीजों को आप पुट ऑफ कर रहे हैं। पुट ऑफ करना समझते हैं, रख रहे हैं फॉर लेटर। यानी आपकी एज में बहुत से पेशेंट्स का ये माइंडसेट होता है कि छोड़ दूंगा नशा, पर 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, या अभी भी क्या बिगड़ा है। जो पहले मीन एज 35 प्लस 37 38 हुआ करती थी, अब 20s में आ गई है, और ये बहुत बड़ी ट्रांजिशन है हसन भाई। यानी 35-40 प्लस के पेशेंट्स पहले ट्रीटमेंट सेंटर्स में होते थे, अब भी होते हैं, लेकिन अब नौजवान मरीज, लड़के लड़कियां, वेरी यंग एज ग्रुप बहुत ज्यादा है। और इससे न्यूअर चैलेंजेस सामने आए हैं ना। मसलन आज मैं सलमान भाई की साइड ले रहा था इनके फैमिली सेशन में। मतलब मैं इनकी अम्मी से कह रहा था कि सलमान का कसूर नहीं है, उसके साथ एक गड़बड़ ये भी हुई है कि ये बहुत अर्ली एज में एडिक्शन का शिकार हो गए हैं। यानी अभी इन्होंने दुनियादारी या स्मार्टनेस या प्रॉब्लम सॉल्विंग या दुनिया में कैसे रहते हैं ये सीखा ही नहीं था, इससे पहले ही एडिक्शन का शिकार हो गए। तो जाहिर है फिर ट्रीटमेंट में भी तो कभी कभार ये ऐसा ही रुझान रखेंगे ना जैसे इन्हें नहीं पता। मसलन हमें इन्हें बार बार रिमाइंड कराना पड़ सकता है। अगर कोई वर्कर अपनी ड्यूटी पर आए, कहीं पर भी जॉब करता हो, और वो उसने खाना ही ना खा रखा हो, और वो देखें ड्यूटी के दरमियान आने वाले टाइम के खाने पीने या नमाज या इन जरूरतों के बारे में मामला कुछ और है, लेकिन अगर मैं 2 बजे ड्यूटी पर आऊं और आते ही दोपहर का खाना खाने लगूं, तो ये किस चीज की निशानी है? चूंकि वो खुल के नहीं कह सकते कि मैं कामकाज नहीं करना चाहता, तो वो मुख्तलिफ तरीकों से
अपनी ड्यूटी के टाइम को, अच्छा ये रवैया आप स्कूल्स में देख सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स को ये इजाजत दे दी जाए कि वो कैफेटेरिया जब चाहें जाएं और जब चाहें आएं, तो क्या वो क्लासेस में ज्यादातर स्टूडेंट्स बैठना चाहेंगे या कैफेटेरिया में रहना चाहेंगे? पुटिंग ऑफ रिकवरी, खामोशी से कहीं ये ख्याल होना कि चूंकि मेरा ख्याल है कि अभी भी मेरा कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा या मैं ज्यादा परेशानी और नुकसान को अफोर्ड कर सकता हूं। बहुत से लोगों का ये ख्याल भी होता है कि हम बहुत इससे भी ज्यादा परेशानी और नुकसान को अफोर्ड कर सकते हैं। कहता कोई नहीं है, अंदर ही अंदर खामोश और खुफिया प्लान्स होते हैं। अपने दिल को टटोलें, अपने आप से बात करें और पूछें कि मेरा नदीम साहब तो कहते हैं कि एक इंडोर ट्रीटमेंट होना चाहिए फॉलोड बाय आउटडोर ट्रीटमेंट। ऐसा ना होने की वजह पेशेंट का ट्रीटमेंट के लिए इनएक्सेसिबल होना या जिदें करना है या एंटी ट्रीटमेंट होना है। वरना अगर वो एंटी ट्रीटमेंट ना हो तो द राइट काइंड ऑफ प्रोग्रेस वुड बी इंडोर फॉलोड बाय आउटडोर। देखें, जब ट्रीटमेंट आउटडोर्स में नहीं हो सकता तो इंटरमली इंडोर में करके आउटडोर का रास्ता हमवार किया जाता है। लेकिन ये याद रहे कि जैसे आपने डॉक्टर सदाकत साहब का जिक्र किया, तो डॉक्टर सदाकत साहब के अपने अल्फाज हैं ये, इंडोर ट्रीटमेंट इज अपसाइड डाउन मॉडल। अपसाइड डाउन समझते हैं क्या होता है? यानी कोई चीज जिसे ऐसे रखा हुआ होना चाहिए उसे आप उल्टा रख दें। जब नशे की बीमारी बहुत बढ़ जाती है ना, तो वो इंसान भी और उसकी जिंदगी भी अपसाइड डाउन हो जाती है या उलट जाती है। तो जब जिंदगी उल्टी है तो आपको इलाज भी तो उसी को मद्देनजर देख के ही करना पड़ेगा ना। आप जिद्दें तो नहीं कर सकते, या मैं जिद्दें तो नहीं कर सकता कि चूंकि मेरा दिल चाहता है कि आउटडोर हो। भाई मेरा तो दिल चाहता है कि आप बीमारी ना हो, मेरा तो दिल चाहता है आप नशे से जान छुड़ा लें। डिटॉक्सिफिकेशन is just a very important first step of the recovery process or rehabilitation process. It is just the very important first step. ये बहुत अहम है, पर ये just the first step है। क्राइसिस बढ़ते जा रहे थे जिसकी वजह से आपके घर वालों को इनफ मौका मिला, इनफ एनर्जी मिली कि वो इलाज की तरफ जाएं। वरना नशे की बीमारी इतनी जालिम है कि चूंकि क्राइसिस इंटेंसिफाई हो रहे होते हैं, तो जो पिछले वाले क्राइसिस होते हैं ना, वो ठीक लगने लगते हैं, और जो नए आने वाले क्राइसिस होते हैं वो बुरे लगने लगते हैं। मसलन अगर कोई शराब पी के या दूसरे नशे इस्तेमाल करके पास आउट कर रहा है और चरस पी के चल फिर रहा है, गाड़ी चला रहा है, तो घर वालों को इस बात पे कायल किया जा सकता है कि चरस का इतना नुकसान नहीं होता, शराब का बहुत ज्यादा होता है। अपनी ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी जितनी आपके जिम्मे है वो उठा लें, क्योंकि आपके हिस्से की जिम्मेदारी आपकी जगह कोई और कर नहीं सकता। ये मैं मजबूरी से बात कर रहा हूं। अगर कर सकते तो करना देते। डिनाइल खत्म नहीं होता, डिनाइल को खत्म करना पड़ता है। नंबर 1, इसमें पेशेंट की अपनी जिम्मेदारियां हैं, ट्रीटमेंट प्रोफेशनल्स की जिम्मेदारियां हैं और फैमिली मेंबर्स की हैं। नंबर 2, ये मुस्तकिल करते रहने वाला काम है, ये खत्म होके हमारी जान नहीं छोड़ता, ये लौट के वापस आता है, तो इसे रोजाना की बुनियाद पर सफाई करनी पड़ती है। ये एक ऑनगोइंग जिम्मेदारी है। लेकिन गुजरते वक्त के साथ जूं जूं पेशेंट डिनाइल मैनेजमेंट सीखते हैं, तू वो अपना ज्यादा रोल प्ले करते हैं, फिर उनके साथ ज्यादा एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं होती। इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरे लोगों को उन्हें उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। कोई सिस्टम होना चाहिए जो हमें बताता रहे कि फलां पेशेंट का डिनाइल बढ़ रहा है, और ऐसा सिस्टम इन प्लेस है। जैसे अगर कोई आउटडोर में है, जो भी रिकवरिंग पेशेंट आउटडोर ट्रीटमेंट को जारी रखता है, वो अपने डिनाइल के साथ अच्छा हैंडल कर रहा है।
और जो फॉर वन एक्सक्यूज और दी अदर, वन रीजन और दी अदर अपने ट्रीटमेंट को जारी नहीं रख रहा, वो डिनाइल में धंसता चला जा रहा है, डूबता चला जा रहा है। ये एक ऑनगोइंग जर्नी है और बहुत सी चीजों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि डिनाइल घट रहा है, बढ़ रहा है। ट्रीटमेंट होता है, इंडोर किसी वक्त जरूरी होता है। देखें, ट्रीटमेंट होता है, वो मेडिसिन से हो, वो सर्जरी से हो, वो लाइफस्टाइल चेंज से हो, वो परहेज करने से हो। ट्रीटमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रीटमेंट्स की डिफरेंट शक्लें होती हैं। इंडोर ट्रीटमेंट की शक्ल है, इट हैज टू बी फॉलोड बाय आउटडोर, ठीक है ना। तो इंडोर होता ही इसलिए है क्योंकि शुरू में ताउन नहीं होता, तो हमें ऐसा करना चाहिए जिससे ताउन बढ़े, क्योंकि नशे की बीमारी सिर्फ अच्छी सोचों से ठीक नहीं ना होती, ये मुसीबत। फिर विविडली पता होना चाहिए कि क्या हुआ था, यानी इंटरवेंशन डेटा की बात ही आ गई कि क्या हुआ था फला मौके पर कि जिसकी वजह से इलाज करवाना पड़ा। कौन सी चीजें थीं जिनसे वाजे हो रहा था कि मैं बहुत बीमार हूं। थोड़ी बहुत चेंजेस आती रहती हैं, हम जूं प्रोग्राम को देखते रहते हैं तो हमें हमारे जो सीनियर्स हैं वो बताते रहते हैं कि अब ऐसा कर लें, अब ऐसा कर लें। फिर एक पेशेंट का अपना मिक्स भी होता है, फिर पेशेंट की तो थोड़ी बहुत एक्लेमेटाइजेशन या इम्प्रोवाइजेशन भी तो चल रही होती है। इंटरवेंशन डेटा यानी कौन सी ऐसी हादसे हैं, खराबियां हैं, परेशानियां हैं जिनकी वजह से ये पता लगा कि ये तो बीमार है, और फिर उसके साथ वैसा सलूक करने पर हम आमादा हो गए जैसा बीमारों के साथ करते हैं। जैसा क्या हम दिल की बीमारी में दिल के मरीजों से पूछते हैं हतमी तौर पर कि उनकी स्टेंटिंग होनी चाहिए या नहीं, तो इसी तरह हम नशे के मरीजों से भी नहीं पूछते कि उनका इलाज होना चाहिए या नहीं। वो एक एडेड मुश्किल है, लेकिन कम से कम ये तो वाजे हो गया ना कि अगर कोई बीमार है तो हतमी राय उससे नहीं ली जा सकती कि अब उसकी बीमारी का क्या करना है, जाहिर है इलाज ही करना है। वो साथ दे दे तो ठीक है, वो ना दे तो हम उसका साथ या उसकी मर्जी हासिल करने की कोशिशें स्टार्ट कर सकते हैं। पर यह नहीं है कि हतमी तौर पर हम उसकी मर्जी का इंतजार करते रहेंगे, क्योंकि यह तो जुल्म है कि हम इंतजार करते रहें कि वो बंदा खुद से रियलाइज कर ले, क्योंकि बदकिस्मती से उसकी बीमारी में तो एहसास ही तो बीमार होता है या मर्जी ही तो बीमार होती है। हम इन द मिडल ऑफ अ डिजास्टर ये सोच सकते हैं कि इतना डिजास्टर नहीं है जितना लोग कह रहे हैं, या अगर डिजास्टर है तो इसकी वजूहात तो वो है ना एक्सटर्नल टू द प्रॉब्लम। हम देखते हैं कि अगर उन मसाइल को हल कर लिया जाए तो मेरा मसला तो हल होने के लिए तड़प रहा है। ये भी तो डिनाइल की या साइकोलॉजिकल जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं उन्हीं की शक्लें हैं ना, मुख्तलिफ। ये डिनाइल मैनेजमेंट, काउंसलिंग, इंटरवेंशन डेटा और मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग सवाल आपने कभी देखा है? जैसे हम आपसे सवाल कर लेते हैं, जैसे मैं आपसे कर रहा हूं कि कौन से ऐसे रीजंस या वजूहात थी या इलामात थी या सिम्टम्स थे जिससे इलाज का रास्ता हमवार हुआ। जब आपको उनका पता चलता जाएगा तो आप इलाज में और भी अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। कुछ लोग हैं जो नशे की बीमारी के बावजूद कोई कामयाबी हासिल कर लेते हैं। इसकी वजह वो पहले का या पुराना सेहतमंदी का दौर या काम होता है, क्योंकि नोबेल प्राइजेस ऐसे भी दिए जाते हैं कि सन 2002 में किसी ने कोई काम किया था जिसकी वैलिडिटी का 2018 में पता लगा, 2020 में उसकी एप्लीकेशन डेवलप हो गई और 2022 में आके लगा कि हुन इस बंदे नू दे दईए जी, इन्हें बड़ा मैनकाइंड दी खिदमत कर देती है। पर इससे ये गलतफहमी जन्म ले सकती है कि नशे की बीमारी में कामयाबी हासिल की जा सकती है। नहीं, कामयाबी का जमाना कोई और होता है। नशे की बीमारी जब जोर मारती है ना
तो कामयाबियां श्रिंक होती जाती हैं और नाकामियां बढ़ती जाती हैं, सर चढ़ के बोलने लगती हैं। गाड़ी के नीचे बंधा दिया आपके बच्चे, कैसे छोड़ दूं बाबा जी, ये बोतल निकली। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।